क्लासेस। तो आज लीट में आप लोगों का एसी सर्किट के बारे में बताया जाएगा। तो एसी सर्किट को जानने से पहले कुछ थोड़ी सी बेसिक चीज़ें बताई गई थी आपको, जैसे इम्पीडेंस क्या होता है। इम्पीडेंस के बारे में आपको बताया गया था कि किसी भी एसी सर्किट में करंट के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न करता है वही आपका क्या कहलाता है, इम्पीडेंस कहलाता है। ठीक है, इम्पीडेंस को किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा था, जेड से रिप्रेजेंट किया जा रहा था। अगर इसके यूनिट की बात की जा रही थी तो क्या क्या होता है, इसका यूनिट ओम होता है। अब इम्पीडेंस का जो रेसिप्रोकल था उसको क्या बोला जा रहा था, एडमिटेंस बोला जा रहा था, जिसे किससे रिप्रेजेंट किया जाता था, वाई से रिप्रेजेंट किया जाता था। अगर वाई के यूनिट्स की जब बात की जाती थी तो इसको मैंने क्या बताया था कि आप क्या 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 लिखोगे, महो लिखोगे, क्योंकि 1/ओम उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, महो हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, इम्पीडेंस के बारे में हो गया। अब छोटी सी चीज पावर फैक्टर के बारे में, किसके बारे में आज जानेंगे, पावर फैक्टर। ठीक है, तो अब देखो पावर फैक्टर को कैसे डिफाइन किया जाता है। जैसे ये मान लो कि आपका वोल्टेज है, इधर मान लो कि आपका क्या है, करंट है, इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा है या फाई है, कुछ भी ले लो। तो यानी कहने का मतलब क्या कि लाइन वोल्टेज तथा लाइन करंट के बीच के एंगल का कोसाइन ही आपका क्या कहलाता है, पावर फैक्टर कहलाता है। मतलब क्या चीज, कॉस थीटा या कॉस फाई से क्या किया जाता है, इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब कॉस फाई को या फिर कॉस थीटा को या पावर फैक्टर को दूसरे तरीके से भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, किससे, इम्पीडेंस ट्रायंगल मेथड से या इम्पीडेंस ट्रायंगल से। इधर आपका आर था, इधर आपका एक्स था, इधर आपका क्या था, जेड था। अगर इसका एंगल क्या हो जाए, थीटा हो जाए, यहाँ एंगल मैंने थीटा लिख दिया। तो अब बताओ कॉस फाई बराबर या कॉस थीटा बराबर आप क्या लिख सकते हो, आधार बटा कड़। आधार कितना है, आर है, कड़ कितना है, जेड है। तो कहने का मतलब क्या चीज कि आप पावर फैक्टर को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि रेजिस्टेंस तथा इम्पीडेंस का जो रेशियो होता है उसी को क्या बोला जाता है, पावर फैक्टर बोला जाता है। अब अगर इसके यूनिट की बात की जाए तो यह क्या है, यूनिटलेस होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ऊपर भी ओम नीचे भी ओम तो कैंसिल हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या कि यह तुम्हारा कैसा होगा, यूनिटलेस होगा। ठीक है, अब इसी को पावर फैक्टर को एक और तरीके से आप क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। जैसे मैंने एक्टिव पावर पढ़ाया होगा, P बराबर VI और क्या था, cos फाई था। अब यहाँ से cos फाई बराबर आप क्या लिख सकते हो, P बाई क्या चीज, VI। अब ये P आपका क्या है, P आपका एक्टिव पावर है, जबकि V इंटू आई क्या है, ये आपका जो है एपरेंट पावर है। तो कहने का मतलब पावर फैक्टर क्या है, पावर फैक्टर जो है एक्टिव पावर तथा एपरेंट पावर का रेशियो होता है। फिर अब यहाँ पर भी आपका ये कैसा है, अगर यूनिट की बात की जाए तो यूनिटलेस होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या था, पावर फैक्टर था। जनरली आप देखोगे कहीं कहीं पर लिखा रहता है 0.8 लिखा रहता है, 0.9 लिखा रहता है। तो एक्चुअल में अगर पावर फैक्टर का मतलब समझना है तो मतलब इसका क्या है, अगर कहीं पर 0.8 लिखा है, जैसे पंखा वंखा लोगे ना तो उस पर जो है आपको पावर फैक्टर का मान दिया रहेगा कि जो है 0.8 दिया हुआ है या 0.9 दिया हुआ है। तो कहने का मतलब क्या कि आपके पास जितनी एनर्जी अवेलेबल थी उस एनर्जी में से केवल और केवल 80% ही जो है वो एनर्जी क्या हो रही है, आपकी यूज हो रही, यूटिलाइज हो रही है। जबकि 20% एनर्जी, अगर 0.8 दिया हुआ है तो 80% यूटिलाइज हो रही है, जबकि 20% आपकी क्या हो जा रही है, वेस्ट हो जा रही है। ठीक है, तो पावर फैक्टर आपको यही बताता है। अब आते हैं, बात करते हैं किसके बारे में, एसी सर्किट के बारे में। अब अगर एसी सर्किट पूछा जाए कि भाई एसी सर्किट किसे बोला जाएगा, तो ऐसी सर्किट है जिसमें एसी सोर्स वगैरह लगा हो, वही आपका क्या कहलाता है, एसी सर्किट कहलाती है। ठीक है, अब सर्किट में लगने वाले कंपोनेंट के आधार पर सर्किटें आपकी क्या हो सकती है, डिफरेंट टाइप की हो सकती है। जैसे मान लो ऐसे कोई सर्किट है, यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा हुआ है, एसी सप्लाई से जुड़ा हुआ है, तो ये रजिस्टिव सर्किट है। अब यहाँ पर मैं अगर एलिमेंट या कंपोनेंट हटा करके, अब ये मेरा क्या है, इंडक्टर है, तो अब ये इंडक्टिव सर्किट कहलाएगा। तो इसीलिए बोला गया कि जो है एसी सर्किट में लगने वाले कंपोनेंट, एलिमेंट या फिर पैरामीटर के आधार पर जो है सर्किटें आपकी क्या हो सकती है, डिफरेंट टाइप की हो सकती है। अब ये सर्किटें आपकी एक प्योर भी हो सकती हैं और मिक्स भी हो सकती है। प्योर कहने का मतलब क्या कि अब ये आपको इंडक्टिव सर्किट दिखाई दे रहा है, अब इसमें कोई भी इम्प्योरिटी ना हो, मतलब इसमें कोई भी रेजिस्टेंस वगैरह ना हो, केवल और केवल क्या हो, येलो, तब इस प्रकार की सर्किट आपकी क्या कहलाएगी, प्योर सर्किट कहलाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसके बारे में स्टडी करेंगे, सबसे पहले हम लोग जो है प्योर सर्किट के बारे में स्टडी करेंगे, फिर जाकर के धीरे धीरे हम किसके बारे में स्टडी करेंगे, मिक्स सर्किट के बारे में स्टडी करेंगे। मिक्स सर्किट कहने का मतलब क्या चीज कि आपका आरएल हो, ठीक है ना, आरएलसी हो, तो इस तरीके से जो है, अब देखो इनका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, एक आपका सीरीज टाइप का हो सकता है, एक आपका कैसा हो सकता है, पैरेलल टाइप का हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में स्टडी करेंगे, प्योर सर्किट के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो प्योर में अगर बात की जाए तो मैंने बोला कि एलिमेंट के आधार पर सर्किटें जो है
आपकी विभिन्न प्रकार की हो सकती है। एक आपका प्योर हो सकता है। अब प्योर में आपका एक प्योर रजिस्टिव सर्किट हो सकता है, प्योर इंडक्टिव सर्किट भी हो सकता है और प्योर कैपेसिटिव सर्किट हो सकता है। तो सबसे पहले हम किसके बारे में देखेंगे? प्योर रजिस्टिव सर्किट के बारे में देखेंगे। किसके बारे में? प्योर रजिस्टिव सर्किट के बारे में क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। तो मैंने एक सर्किट बनाई जो कैसा था? प्योर आपका रजिस्टिव था और उसको एसी सप्लाई से मैंने क्या कर दिया? जोड़ दिया। तो ये मैंने एसी सप्लाई से जोड़ दिया। ये आपका रेजिस्टेंस था, मैंने आर लिख दिया, ठीक है। जैसे ये एसी सप्लाई से जोड़ा, यहाँ पर वोल्टेज क्या था? V बराबर Vm और क्या चीज? साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब जैसे ही सप्लाई वगैरह जोड़ोगे तो यहाँ से एक करंट फ्लो करेगा। मैंने इसको क्या नाम दे दिया? I नाम दे दिया। जैसे यहाँ से करंट फ्लो करेगा तो इसके क्रॉस क्या होगा? ड्रॉप होगा। मैंने उसको क्या नाम दे दिया? यानी कि रजिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है या इसके क्रॉस जो वोल्टेज है आपका क्या है? VR है, ठीक है। तो अब देखो, अब कहने का मतलब क्या कि अब आपको ये वोल्टेज तो पता है, करंट कितना है ये तो पता नहीं है। तो अब बताओ, अगर मैं करंट निकालना चाहूँ तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ? अकॉर्डिंग टू किससे? ओम्स लॉ से, ओम्स लॉ से, ठीक है। तो ओम्स लॉ से I बराबर आप क्या लिख सकते हो? V बाई आर लिख सकते हो, ठीक है ना। और V कितना है? V आपका जो है Vm और क्या है? साइन ओमेगा टी बाई क्या चीज? R। अब इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो Vm बाई आर और क्या लिख सकते हो? साइन ओमेगा टी, ठीक है ना। ये Vm बाई आर, इसी को आप क्या कह सकते हो? I मैक्स कह सकते हो। तो मैंने I मैक्स लिख दिया और मैंने क्या लिख दिया? साइन ओमेगा टी। यानी कि जो करंट है आपकी वो कितनी निकल करके आ गई? I बराबर Im साइन ओमेगा टी। तो प्योर रजिस्टिव सर्किट में देखो, मतलब जो भी सर्किटें पढ़ोगे उसमें हमको एक्चुअल में करना क्या क्या है? हमको वोल्टेज देखना है, ठीक है ना। वोल्टेज आप देखोगे, वोल्टेज क्या है, फिर करंट का मान कितना आ रहा है, ठीक है। फिर इसमें इसका वेव डायग्राम देखा जाएगा, फेजर डायग्राम देखा जाएगा। इसके साथ साथ आपका जो है एक्टिव पावर क्या होता है, फिर इस प्योर रजिस्टिव सर्किट के लिए रिएक्टिव पावर कितना होगा, एपरेंट पावर कितना होगा, पावर लॉसेस कितना होगा, उन्हीं सब चीजों को क्या किया जाएगा? स्टडी किया जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर वोल्टेज क्या है? अगर वोल्टेज की बात की जाए तो अगर प्योर रेजिस्टिव सर्किट है तो V बराबर कितना है? Vm साइन ओमेगा टी है। जबकि करंट आपका कितना? I बराबर Im साइन ओमेगा टी है। अब अगर इसके वेव डायग्राम की बात कर ली जाए तो वेव डायग्राम अगर मैं बनाऊं तो आपको पता भी होगा कि अगर आपका ये कैसा है? साइनोसोडियल सिग्नल है। तो अगर वेव डायग्राम बनाया जाए तो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये मेरा कौन सा है? ये मेरा, मैंने मान लिया कि ये वोल्टेज है, ठीक है। ये मेरा वोल्टेज है, ठीक। अब ये मेरा 0 है, यहाँ पर मेरा पाई बाई 2 है, ठीक है। फिर यहाँ पर मेरा पाई है, फिर यहाँ पर मेरा कितना है? 2 पाई है। इस तरीके से होता है, ठीक है। अब देखो ना कि यहाँ पर वोल्टेज जैसा है वैसा ही आपका क्या है? करंट भी है। करंट भी आपका क्या है? करंट आपका I बराबर Im साइन ओमेगा टी। कहने का मतलब कि देखो ना, जिस इंस्टेंट पर वोल्टेज होगा उसी इंस्टेंट पर आपका क्या होगा? करंट भी होगा। तो यहाँ पर अगर मैं करंट को ड्रा करूँ तो करंट को मैं डॉटेड से ड्रा कर रहा हूँ, तो जैसा वोल्टेज का शेप दिखेगा, शेप बनेगा, वैसा ही आपका करंट का भी क्या होगा? शेप बनेगा, ठीक है ना। ये मेरा क्या हो गया? I हो गया, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब क्या चीज कि जैसा वोल्टेज वैसा करंट, इन दोनों के बीच में कोई भी फेज वगैरह या फेज डिफरेंस वगैरह है ही नहीं। तो अच्छा, फेज डिफरेंस क्या होता है? फेज डिफरेंस जो है किसी भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का एंगुलर पोजीशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इन दोनों के बीच में कोई भी, जैसे फेज डिफरेंस या फेज कहने का मतलब क्या चीज कि यहाँ पर क्या दिया हो? फाई दिया हो, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है? यही आपका फेज कहलाता है, ठीक है। और यही आपका क्या होता है? एंगुलर पोजीशन होता है कि इस पोजीशन पर ये वोल्टेज जो है इतना है, तो ये फेज कहलाता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई, ये तो 0 है ना। कहने का मतलब क्या कि जैसा वोल्टेज था वैसा ही आपका क्या था? करंट था। तो इसीलिए इनका अगर वेव डायग्राम बनाओगे तो बिल्कुल वैसा ही बनेगा। अब देखो फिर क्या किया जाता है? फेजर डायग्राम बनाया जाता है। इनका फेजर डायग्राम आपको वैसे पता भी होगा, बट अगर नहीं पता है तो जान लो। फेजर डायग्राम आपका क्या होता है? फेजर डायग्राम आपका जो है किसी भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का पिक्चोरियल या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। मतलब क्या चीज की आपने देखा भी होगा, इंटर वगैरह में भी पढ़ा होगा कि डंडा वंडा खींच करके आप क्या करते थे? लाइंस वगैरह बनाते थे और उसी को क्या बोलते थे कि यह जो है रजिस्टिव सर्किट का क्या है? फेजर डायग्राम्स वगैरह है। जैसे फॉर द एग्जांपल अगर मैं इसके फेजर डायग्राम की बात करूं तो देखो ना, मैंने अगर इधर क्या दिखा दिया, इधर मैंने अगर वोल्टेज को दिखा दिया तो करंट भी क्या होगा? करंट भी इसी डायरेक्शन में होगा। क्यों इसी डायरेक्शन में होगा? क्योंकि इनके बीच में कोई भी फेज डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं। देखो ना, यहाँ पर कोई फेज डिस्प्लेसमेंट है क्या? नहीं है। तो इस वजह से जिधर वोल्टेज होगा उधर ही आपका क्या होगा? करंट होगा। मतलब क्या कि
अगर मैं यहाँ थीटा की बात करूं या फाई की बात करूं, जो भी है, मतलब थीटा या फाई क्या है, वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल है, तो यहाँ पर कितना है, 0 है, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, फेजर डायग्राम हो गया, ये इसका क्या हो गया, वेव डायग्राम हो गया, ठीक है। अब देखो, अगर बात की जाए किसकी, पावर की बात की जाए, तो पावर भी एक्टिव पावर की बात की जाएगी तो क्या होता था, वी आई कॉस फाई होता था, वी आई और क्या होता था, कॉस फाई होता था, या थीटा अगर यहाँ पर लिखे हो तो यहाँ पर भी आप क्या लिख देना, थीटा लिख देना। और थीटा की वैल्यू आपकी कितनी है, 0 है, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो यानी कि P बराबर सिर्फ और सिर्फ कितना आएगा, V इंटू आई। फिर अगर रिएक्टिव पावर की बात की जाए तो रिएक्टिव पावर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता था, Q से रिप्रेजेंट किया जाता था। रिएक्टिव पावर आपका क्या होता था, वी आई, और क्या होता था, साइन थीटा होता था। थीटा का मान फिर से कितना है, 0 है, और साइन 0 का मान 0 हो जाएगा, यानी कि Q बराबर आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर अपरेंट पावर की बात की जाए तो S बराबर क्या हो जाएगा, S बराबर सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा, V इंटू आई। मतलब क्या कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट में आपका एक्टिव पावर और अपरेंट पावर आपका क्या होता है, समान होता है, ठीक है। अब अगर प्योर रेजिस्टिव सर्किट के पावर फैक्टर की बात कर ली जाए कि भाई बताइए कि इसका पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, तो आपका कॉस थीटा आपका कितना है, कॉस थीटा आपको यहीं से थीटा बराबर कितना दिख रहा है, 0 दिख रहा है। तो अगर ये 0 दिख रहा है तो बताइए कि यहाँ पर 0 मतलब कॉस का कौन सा वैल्यू है जिस पर यह क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो आपको पता होगा कि यहाँ पर अगर आप क्या कर दो, सॉरी, अगर आपका क्या दिया हुआ है, थीटा 0 दिया हुआ है, तो यानी कि आप क्या लिख दोगे, cos 0 लिख दोगे, और cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो कहने का मतलब ये क्या हो गया, यूनिटी। इसी 1 को क्या बोला जाता है, यूनिटी बोला जाता है। यानी कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट का पावर फैक्टर आपका क्या होता है, यूनिटी होता है। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, cos थीटा या cos फाई बराबर क्या चीज, R बाई Z, ठीक है ना। और यही आपका R आपका क्या हो गया, सॉरी, आपका R तो है Z, जहां Z बराबर क्या होता है, Z बराबर होता है आपका अंडर रूट क्या होता था, R स्क्वायर प्लस क्या होता था, एक्सएल या एक्सी का क्या चीज, होल स्क्वायर। एक्सएल एक्सी आपका क्या है, 0 है, फिर R, फिर अंडर रूट क्या है, R स्क्वायर है, तो अंडर रूट से फिर निकलेगा R से R फिर कैंसिल हो जाएगा, यानी कि फिर से मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी कि आपका पावर फैक्टर इसका प्योर रेजिस्टिव सर्किट का कितना होता है, यूनिटी होता है। अब अगर लॉसेस की बात कर ली जाए तो यहाँ पर अगर लॉसेस की बात कर ली जाए तो लॉसेस कितना हो जाएगा, I स्क्वायर R लॉसेस होगा। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट का पावर फैक्टर क्या होता है, तो पावर फैक्टर आपका यूनिटी होता है, ठीक है ना। अब इसके फेजर डायग्राम की बात की जाए तो इनमें जो है कोई भी फेज डिस्प्लेसमेंट वगैरह होता ही नहीं है। मतलब क्या कि थीटा की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। जिधर करंट रहेगा उधर ही आपका क्या रहेगा, वोल्टेज भी रहेगा, ठीक है। फिर अगर एक्टिव पावर की बात की जाए तो एक्टिव पावर होता है, उस एक्टिव पावर का मान कितना होता है, एक्टिव पावर का मान P बराबर क्या होता है, V इंटू आई सिर्फ और सिर्फ होगा, क्योंकि थीटा की वैल्यू 0, cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। फिर अगर रिएक्टिव पावर की बात की जाए तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट का रिएक्टिव पावर आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जबकि अपरेंट पावर क्या हो जाएगा, V इंटू आई हो जाएगा। तो ये आपका क्या था, ये आपका प्योर रेजिस्टिव सर्किट था। तो अब किसकी स्टडी की जाएगी, प्योर इंडक्टिव और क्या चीज, सर्किट। तो सबसे पहले सर्किट बना लो। तो मैंने क्या किया, एक सर्किट बनाया जो कैसा था, प्योर इंडक्टिव था, और एसी सप्लाई से मैंने क्या कर दिया, इसे जोड़ दिया, और V बराबर मैंने क्या दे दिया, सप्लाई Vm और क्या चीज, साइन ओमेगा T। ये मेरा L हो गया। जैसे ही सप्लाई दोगे तो करंट फ्लो करेगा, इसके क्रॉस वोल्टेज मैंने मान लिया है कि क्या है, VL, ठीक है। तो अब इसके लिए फिर से वही फेजर डायग्राम बनाने हैं, ठीक है ना, और उसके साथ साथ और भी सारी चीज़ें देखनी है कि इसका पावर फैक्टर कितना होगा, एक्टिव पावर क्या होगा। तो सबसे पहले हम करंट निकाल लें, क्योंकि वोल्टेज अगर हमें पता है, करंट अगर हमें पता चल जाए तो हमको मालूम चल जाएगा कि इनके बीच का एंगल क्या है। अगर इनके बीच का एंगल पता चल गया तो पावर फैक्टर निकाल सकते हैं। पावर फैक्टर अगर निकल गया तो एक्टिव पावर निकाल सकते हैं, एक्टिव पावर निकाल सकते हैं तो रिएक्टिव पावर भी निकाल सकते हैं। तो सभी चीज़ें क्या की जा सकती हैं, निकाली जा सकती हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर अब करंट निकालना है, तो करंट को कैसे निकालोगे। अच्छा, इसके क्रॉस, इंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज है वो वोल्टेज का फार्मूला आपका क्या होता था, बोलो, V बराबर क्या, L और क्या लिखते थे, DI बाई क्या लिखते थे, DT लिखते थे। बट तुमको तो I चाहिए, करंट चाहिए, तो करंट कैसे निकालोगे। मैंने क्या कर लिया कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मतलब DI को मैंने एक पास लिख लिया, जबकि और सभी को मैंने क्या कर दिया है, अलग लिख दिया है। मतलब क्या, V और क्या लिख दिया है, DT लिख दिया है।
है, ठीक है। फिर मैंने दोनों तरफ बोथ साइड मैंने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन ले लिया, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी आई आपका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ इधर और फिर इंटीग्रेशन ऑफ इधर, ये आपका कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो आई बराबर क्या हो गया, 1/L इंटीग्रेशन ऑफ वी और क्या चीज डी टी। अब बस v का मान तो आपको पता है, अब आप क्या कर दो, पुट कर दो, ठीक है ना। तो आपको किसकी वैल्यू निकल करके आ जाएगी, i की वैल्यू निकल करके आ जाएगी। तो i बराबर मैं क्या लिखूंगा, 1/L इंटीग्रेशन ऑफ और क्या लिखूंगा, Vm और मैं क्या लिखूंगा, साइन और क्या ओमेगा t और क्या चीज dt, ठीक है। अब Vm तो बाहर निकल जाएगा, मैंने Vm को बाहर निकाल लिया और L कर लिया, फिर इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा t। अब साइन ओमेगा t को अगर इंटीग्रेट करोगे तो क्या होता था, माइनस कॉस ओमेगा t हो जाएगा, माइनस कॉस और क्या ओमेगा t। अब ओमेगा t को फिर से एक बार आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और जो वैल्यू आएगी उसे क्या करना पड़ेगा, नीचे लिखना पड़ेगा। तो आप करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, ओमेगा नीचे आ जाएगा। तो अब बताओ, अब देखो यहाँ पर ये जो ओमेगा एल दिख रहा है, इसी को क्या बोला जाता है, रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस के नाम से जाना जाता है, जिसे एक्सेल से क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अब इंडक्टिव रिएक्टेंस अगर एक्चुअल में जानना चाहते हो कि इंडक्टिव रिएक्टेंस होता क्या है, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस आपका क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है कॉइल की ही एक प्रॉपर्टी होती है जो उसमें फ्लो होने वाली करंट को क्या करती है, अपोज करती है, ठीक है ना। और इसका अगर मात्रक की बात की जाए, यूनिट की बात की जाए, तो इसकी यूनिट क्या होती है, ओम होती है, ठीक है। तो अब देखो, अब मैं क्या लिख सकता हूं, अब मैं लिख सकता हूं Vm अपॉन मैं क्या लिख सकता हूं, एक्सएल लिख सकता हूं, माइनस कॉस ओमेगा टी। माइनस कॉस ओमेगा टी को मैं इस तरीके से भी तो लिख सकता हूं, साइन के रूप में चेंज कर सकता हूं। क्यों साइन के रूप में चेंज करूंगा, क्योंकि वेव डायग्राम या फेजर डायग्राम जब भी खींचोगे तो सारी की सारी क्वांटिटी आपकी क्या होनी चाहिए, एक ही मतलब या तो साइन में ही होनी चाहिए या फिर क्या होनी चाहिए, कोसाइन में होनी चाहिए। तो इसीलिए कॉस को मैं किस में चेंज कर रहा हूँ, साइन में चेंज कर रहा हूँ। तो मैंने क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया साइन और क्या लिख दिया, ओमेगा टी, और मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस, फिर क्या लिख सकता हूँ, π/2 लिख सकता हूँ, क्योंकि जैसे ही आप इसको देखोगे तो इसी के ही क्या है, इक्वल है। तो ये मेरा आपका क्या निकल गया, i। तो मैं अब यहाँ से इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, i max लिख सकता हूँ, यानी कि i बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, i max, और मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन और क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा टी माइनस क्या चीज, π/2। तो अब देखो ध्यान दो, अब आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि आपका जो करंट है, करंट और वोल्टेज में जो है आपको फेज डिस्प्लेसमेंट दिख रहा होगा, और फेज डिस्प्लेसमेंट भी कितना दिख रहा है, π/2 दिख रहा है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर करंट में कितना आया है, माइनस π/2 आया है। मतलब क्या चीज की जो करंट होगा वो वोल्टेज से क्या होगा कि पीछे होगा, कितना पीछे होगा, π/2 पीछे होगा। अब अगर वेब डायग्राम बनाना है तो वेब डायग्राम आप इजिली क्या कर सकते हो, बना सकते हो। तो वेब डायग्राम मैं बना रहा हूँ। सबसे पहले मैं वोल्टेज को मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया, ये मेरा क्या है, वोल्टेज है। जबकि अगर आपको अब आप लिख सकते हो, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर आपका क्या है, π/2 है, तो मैं π/2 लिख दिया। यहाँ पर आपका क्या है, पाई है। फिर अगर यहाँ पर लिखना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2π हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखो, अब अगर करंट का बनाना चाह रहे हो तो करंट आपका क्या होगा, पीछे होगा, क्योंकि माइनस π/2 दिया हुआ है। तो मतलब क्या कि नीचे से आपको क्या करने पड़ेंगे, स्टार्ट करने पड़ेंगे, और आप स्टार्ट करोगे फिर आप लेकर के आओगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये आपका क्या हो गया, करंट का बन गया। तो ये आपको क्या दिख रहा है, यही जो इतना हिस्सा दिख रहा है ना, यही आपका क्या है, फाई है। और इसी फाई की वैल्यू आपकी कितनी दी हुई है, π/2 दी हुई है, और नीचे है तो यानी कि क्या चीज की माइनस π/2 है, ठीक है। अब अगर फेजर डायग्राम की बात की जाए तो देखो, फेजर डायग्राम जब भी बनाना तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, सबसे पहले सर्किट में देखना कि कॉमन क्या है, और जो कॉमन रहेगा उसी को क्या करना, रेफरेंस लेना। क्योंकि कोई भी चीजें बनाओगे तो किसी के रिस्पेक्ट में उसे देखोगे, तो हमेशा रेफरेंस के रिस्पेक्ट में क्या की जाती है, चीजें देखी जाती हैं। जैसे बोला जाता है घरों में कि 220 वोल्ट की सप्लाई है, एक्चुअल में रेफरेंस के रिस्पेक्ट में उसे सॉरी न्यूट्रल के रिस्पेक्ट में उसे देख करके बोला जाता है कि वह न्यूट्रल के रिस्पेक्ट में उसकी वोल्टेज कितनी है, 230 वोल्ट है, ठीक है। तो मैंने उसी प्रकार से यहाँ पर देखा कि यहाँ पर तो आप देख रहे हो कि ये सीरीज सर्किट भी है और एज तुम्हारा पैरेलल सर्किट भी है। तो यहाँ पर आप वोल्टेज करंट किसी को भी क्या कर सकते हो, आप रेफरेंस ले सकते हो। तो चलो मैंने क्या कर लिया, मैंने जो है यहाँ पर वोल्टेज को मैंने क्या कर लिया, रेफरेंस ले लिया, ठीक है ना, वोल्टेज को। तो इस तरीके से मैंने वोल्टेज को रेफरेंस ले लिया, एक डंडा बना दिया। अब देखो करंट मुझे बनाना है। अब करंट अगर बनाना है तो करंट क्या करोगे, माइनस π/2 मतलब नीचे की तरफ दिखाओगे, ठीक है ना। ये एंगल होगा, ये क्या होगा, π/2 होगा, और ये क्या है, करंट है, ठीक है। तो यानी कि क्या चीज
कि ये वोल्टेज है, ये करंट है। तो देखो ना, प्योर इंडक्टिव सर्किट में जो तुम्हारा करंट होता है, ठीक है ना, करंट वोल्टेज से तुम्हारा क्या करता है, लैग करता है। कितना लैग करता है, π/2 लैग करता है। या दूसरा तरीका बोलने का क्या चीज, कि प्योर इंडक्टिव सर्किट में जो आपका वोल्टेज होता है वो करंट से क्या करता है, 90 डिग्री या π/2 डिग्री क्या करता है, आपका लीड करता है। देखो ना, इसी को तो रेफरेंस, अगर इसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो तो ये तुम्हारा लैग कर रहा है, बोले भाई ये तुम्हारा पीछे है ना। जबकि अगर इसको इसके रिस्पेक्ट में देखोगे या इसे रेफरेंस लोगे तो वोल्टेज तुम्हारा क्या करेगा, लीड करेगा। क्यों भाई, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऊपर की तरफ है, ठीक है ना। और इसी वेव डायग्राम की सहायता से ही आपका क्या बनता है, फेजर डायग्राम बनता है। बट इतनी अभी आपको जरूरत नहीं है, आपको उतना इन डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। आपको बस जितनी जरूरत है केवल आपको वही क्या की जा रही है, यहाँ पर प्रोवाइड कराई जा रही है। तो अब देखिए, अब इसका ये फेजर डायग्राम हो गया, वेव डायग्राम हो गया। अब अगर एक्टिव पावर की बात कर ली जाए तो एक्टिव पावर P बराबर क्या होता था, VI और क्या चीज, cos थीटा या cos फाई, जो भी लिए हुए हो, ठीक है ना। अब बताओ थीटा की वैल्यू कितनी है, π/2 है। तो जैसे ही आप यहाँ पर π/2 रखोगे तो P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। कहने का मतलब अगर प्योर इंडक्टिव सर्किट है तो तुम्हारा एक्टिव पावर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब अगर रिएक्टिव पावर की बात की जाए तो रिएक्टिव पावर आपका क्या होता था, VI और क्या होता था, साइन और क्या थीटा होता था। अब इसकी वैल्यू अगर π/2 रखोगे तो आपका क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, V/I बचेगा। यानी कि जो है अब प्योर आपका इंडक्टिव सर्किट है तो उसमें रिएक्टिव पावर होगा और रिएक्टिव पावर कितना होगा, V/I होगा। अब S बराबर अगर लिखोगे, मतलब अपरेंट पावर अगर लिखोगे तो V क्या होगा, I होगा। अब अगर बात की जाए किसकी, अगर बात की जाए पावर फैक्टर की, बताइए पावर फैक्टर आपका क्या होगा। तो पावर फैक्टर मतलब क्या चीज, cos थीटा, ठीक है ना। और थीटा की वैल्यू तुम्हारी कितनी है, π/2 है। अगर थीटा की वैल्यू तुम्हारी π/2 है तो cos की वैल्यू तो cos π/2 की वैल्यू तुम्हारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है ना। तो कहने का मतलब आपका क्या चीज, कि अगर प्योर इंडक्टिव सर्किट है, ठीक है। अब देखो, अब जो है अगर cos थीटा की बात की जाए तो cos थीटा आप क्या लिख सकते हो, R/, क्या लिख सकते हो, Z लिख सकते हो, ठीक है ना। जहां पर अगर आप देखोगे तो R बराबर आपका क्या है, 0 है, क्योंकि इस प्रकार के सर्किट में R तुम्हारा क्या है, 0 है। तो अब करोगे तो यानी कि cos थीटा तुम्हारा क्या हो जाएगा, 0 ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से भी अगर थीटा की वैल्यू निकालोगे तो थीटा की वैल्यू कितनी निकल करके आएगी, π/2 ही निकल करके आएगी, ठीक है। तो अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या बन रहा है, कॉन्सेप्ट अब क्वेश्चंस किस तरीके से आपसे पूछेगा तो वो देखो, आपसे पूछ सकता है कि अगर प्योर इंडक्टिव सर्किट है तो करंट वोल्टेज से लीड करता है या लैग करता है। तो करंट वोल्टेज से क्या करता है, लैग करता है। क्यों, क्योंकि आपका जो है यहाँ पर फेज डिस्प्लेसमेंट आपको दिख रहा होगा कि कितना है, π/2 है, ठीक है। और पूछता है कि प्योर इंडक्टिव सर्किट है तो एक्टिव पावर कितना होगा, तो एक्टिव पावर इसका कितना होगा, 0 होगा। रिएक्टिव पावर कितना होगा, तो V/I होगा। अपरेंट पावर कितना होगा, V/I होगा। अब देखो यहाँ पर एक चीज और कि कभी कभी पूछता है कि प्योर इंडक्टिव सर्किट में जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी होती है, ठीक है। तो पावर की फ्रीक्वेंसी, एक्चुअल में पावर की वह फ्रीक्वेंसी पूछता है कि पावर की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। तो देखो ना यहाँ पर V/I दिया हुआ है, ठीक है ना, VI दिया हुआ है। अगर पावर की फ्रीक्वेंसी की बात की जाए तो पावर कैसे निकालोगे, V और I का क्या कर दो, मल्टीप्लीकेशन कर दो। तो मल्टीप्लिकेशन कर दो, कहने का मतलब क्या कि अगर आप इतना हिस्सा देख रहे होगे तो इतना हिस्सा आपको क्या दिख रहा है, ये पॉजिटिव है, मतलब वोल्टेज आपका पॉजिटिव है, करंट आपका क्या है, निगेटिव है। और प्लस माइनस अगर गुणा करोगे तो क्या आएगा, निगेटिव ही आएगा। मैंने नीचे की तरफ बना दिया, क्लियर है। फिर आप देखो कि ये भी आपका क्या है, पॉजिटिव है, और बाकी ये हिस्सा भी आपका क्या है, पॉजिटिव है। तो फिर अब यहाँ से यहाँ V/I करोगे तो आपका ये क्या आएगा, ये ऊपर की तरफ बन गया और ये आपका क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि प्लस प्लस दोनों प्लस है, V भी प्लस है और I भी प्लस है। तो करोगे तो फिर से क्या हो जाएगा, प्लस ही होगा। फिर आपका, फिर अगर इतने हिस्से की बात करोगे तो आपका ये करंट है, करंट आपका पॉजिटिव है, जबकि वोल्टेज देखोगे तो वोल्टेज आपका ये क्या है, निगेटिव है। तो फिर से आपका आप देखोगे, बनाओगे, जैसे ही ड्रॉ करोगे वेव डायग्राम V/I करोगे तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, मैथ से पता होगा। फिर अगर इतने हिस्से की बात करो तो आपका दोनों का दोनों क्या है, निगेटिव है, और माइनस माइनस अगर देखोगे तो फिर से आपको क्या दिखेगा, प्लस दिखेगा, ठीक है ना। तो देखो ना कि जो है पूरा का पूरा
अगर एक टाइम पीरियड की बात की जाए तो एक टाइम पीरियड में आपका पूरा का पूरा कितना हो रहा है, इसका पावर का जो है 2 साइकिल कंप्लीट हो रहा है। मतलब क्या कि पावर की जो फ्रीक्वेंसी है आपकी प्योर इंडक्टिव सर्किट के लिए कितनी होती है, 2f होती है। कितनी होती है, 2f होती है। कभी कभी मान दे करके पूछता है कि एक प्योर इंडक्टिव सर्किट है, ठीक है ना, जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज है, तो पावर की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो कितनी हो जाएगी, 50 गुना 100 हर्ट्ज हो जाएगी। ठीक है, तो यही आपके क्या थे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको क्या करने हैं, नोट्स करने हैं। अब हम लोग किसके बारे में स्टडी करेंगे, अब हम लोग जो है प्योर कैपेसिटिव सर्किट के बारे में स्टडी करेंगे। अगर प्योर कैपेसिटिव सर्किट की बात की जाए तो सबसे पहले आप सर्किट बनाइए प्योर कैपेसिटिव वाली। एक कैपेसिटर ले लिया, उस कैपेसिटर को मैंने क्या कर दिया है, एसी सप्लाई से जोड़ दिया है। ये मेरा सी हो गया। जैसे ये एसी सप्लाई दिया, मान लो मैंने V बराबर मैंने क्या दे दिया है, Vm, और क्या दे दिया है, साइन ओमेगा टी। एसी सप्लाई से दोगे तो आपको क्या होगा, एक करंट फ्लो करेगा। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है मैंने मान लिया है कि कितना है, Vc है। ठीक है, वोल्टेज तो मुझे पता है, करंट मुझे निकालना है। तो करंट कैसे निकाल सकते हो, आपको पता है Q बराबर क्या होता है, CV होता है। ठीक है ना, Q बराबर क्या होता है, CV होता है। ठीक है, तो अब करंट चाहिए, तो करंट आपका आवेश प्रवाह की दर को क्या बोला जाता है, धारा बोला जाता है। दोनों तरफ आप क्या कर दो, डिफरेंशियल ले लो, तो आपका इधर क्या हो जाएगा, dq बाई क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, और c आपका कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। फिर आपका क्या हो गया, dv बाई क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। dq बाई dt तुम्हारा i हो जाएगा, तो i बराबर c, और क्या हो जाएगा, dv बाई क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। अब आपको v की वैल्यू पता है, आप पुट कर दो, i बराबर c, और क्या चीज, d बाई dt, फिर क्या 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 लिखोगे, vm, और क्या साइन, और क्या ओमेगा टी। ठीक है, तो I बराबर आपका क्या हो गया, C, Vm आपका कांस्टेंट है, तो आपका Vm बाहर निकल जाएगा। अब बताओ साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करो तो क्या निकल करके आएगा, कॉस, और क्या आ जाएगा, ओमेगा टी। फिर ओमेगा टी को एक बार और तुम क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे, और जैसे ही करोगे तो आपका क्या क्या हो जाएगा, ओमेगा आपका फिर आएगा, तो ओमेगा का हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब क्या, ओमेगा सी कर देंगे। ठीक है, तो अब बताओ I बराबर, इसे ओमेगा सी को तो हम नीचे भी ले जा करके लिख सकते हैं। लिखने का तरीका है, V अपॉन में क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन ओमेगा सी लिख सकता हूँ। ऐसे भी कॉस ओमेगा टी को फिर से मैं किस में चेंज करूंगा, साइन में चेंज करूंगा। तो साइन में चेंज करोगे, कॉस को जब साइन में ले जाना तो सेकंड कोऑर्डिनेट में, सेकंड कोऑर्डिनेट में आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या मिलेगा यहाँ पर, ओमेगा टी प्लस आप क्या लिख सकते हो, पाई बाई 2 लिख सकते हो। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखो 1 अपॉन ओमेगा सी जो मैंने लिखा हुआ है, इसी को क्या बोलते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन ओमेगा सी होती है, जिसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी अगर यूनिट की बात की जाए तो क्या होती है, इसकी यूनिट ओम होती है। ठीक है, तो अब देखो, अब यहाँ पर भी देखो वोल्टेज और करंट के बीच में अगर फेज डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो कितना है, पाई बाई 2 है। ठीक है ना, बट यहाँ पर जो करंट है वो आपका क्या कर रहा है, प्लस पाई बाई 2। मतलब क्या कि करंट आपका लीड कर रहा है, आगे है किससे, वोल्टेज से। तो अब फिर से, अब अगर इसका वेब डायग्राम बनाना है तो वेब डायग्राम अगर आपको बनाना है तो कैसे बनाओगे, सबसे पहले आपने वोल्टेज का बना दिया। ठीक है, आपने सबसे पहले किसका बनाया, वोल्टेज का बनाया, साइनोसोडियल क्वांटिटी है, मैंने बना दिया। ये मेरा क्या हो गया, वोल्टेज हो गया। ठीक है, वोल्टेज हो गया। अब उसके बाद से करंट को आपको रिप्रेजेंट करना है। करंट को अगर रिप्रेजेंट करना है तो देखो यहाँ पर 0 है, ये आपका क्या है, पाई बाई 2 है। ठीक है, फिर ये आपका क्या है, पाई है। तो देखो आपका पाई बाई 2 से क्या है, आगे है, तो मैं क्या करूँगा, ऊपर से लेकर के आऊँगा, ऊपर से लेकर के आऊँगा, फिर इस तरीके से क्या होगा, ये बढ़ेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये आपका वेब डायग्राम है, ये आपका क्या है, वेब डायग्राम है। अब अगर फेजर डायग्राम की बात की जाए तो फेजर डायग्राम कैसे बनेगा, तो फिर से सबसे पहले जो है इस सर्किट में आप देखो कि कॉमन क्या है। ठीक है, तो कॉमन वोल्टेज करंट कुछ भी है, तो किसी को भी आप क्या कर लो, रेफरेंस ले लो। तो मैंने वोल्टेज को क्या कर लिया है, रेफरेंस ले लिया है। तो अब इसी के रिस्पेक्ट में हम करंट का बनाएंगे। करंट मेरा क्या कर रहा है, पाई बाई 2 से लीड कर रहा है। लीड करना मतलब क्या चीज, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ मतलब क्या चीज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो मतलब मैंने क्या कर दिया, ये मैंने करंट को शो कर दिया। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, पाई बाई 2 है, तो मैंने क्या लिख दिया है, पाई बाई 2 लिख दिया है। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो आपका प्योर कैपेसिटिव सर्किट में जो करंट होता है वो वोल्टेज से पाई बाई 2 डिग्री क्या करता है, या 90 डिग्री से क्या करता है, लीड करता है। ठीक है, अब आते हैं, बात करते हैं पावर की। तो एक्टिव पावर क्या होता है, V इंटू आई, और क्या होता है, कॉस फाई या कॉस थीटा। मैंने इसको फाई ही मांग करके चला है, तो फाई की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री है। 90 डिग्री है तो फिर से एक्टिव पावर तुम्हारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जबकि अगर रिएक्टिव पावर की बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, V इंटू आई होगा, क्योंकि साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है,
1 होती है। अगर फिर एपरेंट पावर की बात की जाए तो S बराबर क्या हो जाएगा, V इंटू आई हो जाएगा। क्लियर है? तो ये आपका जो है एक्टिव पावर, ये आपका रिएक्टिव पावर, ये आपका क्या चीज, एपरेंट पावर। ठीक है। अब अगर इसमें भी फ्रीक्वेंसी की बात की जाए तो बिल्कुल पिछले जैसे इंडक्टिव सर्किट के लिए मैंने बताया कि प्योर इंडक्टिव सर्किट है तो उसके पावर की जो फ्रीक्वेंसी होती है कितनी होती है, 2f होती है। तो उसी तरीके से इसका भी आप बनाओगे तो इसका भी आपका कितना आएगा, फिर से इतने भाग का देखोगे, प्लस है तो आपका अब यहाँ से ऊपर की तरफ से क्या होगा, स्टार्ट होगा। ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर भी जो आपकी फ्रीक्वेंसी होगी, पावर की जो फ्रीक्वेंसी होगी, पावर की क्या चीज, फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी होगी, 2f होगी। ठीक है। यहाँ पर भी आपकी कितनी होगी, 2f होगी। ठीक है। तो ये आपका क्या था, प्योर कैपेसिटिव सर्किट था। तो इस प्रकार जो है आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा, बस नॉर्मल सा कि जो है प्योर कैपेसिटिव सर्किट में आपका करंट या फिर वोल्टेज जो है किसके रिस्पेक्ट में लीड कर रहा है, लैग कर रहा है, कितना डिग्री लीड कर रहा है, लैग कर रहा है, एक्टिव पावर कितना होता है, रिएक्टिव पावर कितना होता है। ठीक है। पावर की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। तो इसमें भी इसी तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये आपका कंप्लीट हुआ प्योर रेजिस्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट, प्योर कैपेसिटिव सर्किट। अब